नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओबीसी आरक्षण को लेकर आगामी 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव में आरक्षण के ड्रॉ के कार्यक्रम में बदलाव किए जाने की बात कही है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षण की वजह से महानगर पालिका के कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव करते हुए कहा कि प्रभाग रचना व सूचना सुनवाई अंतिम हो जाने के बाद ही आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाएंगे। इस नए आदेश के अनुसार अंतिम प्रभाग रचना शासन अध्यादेश में प्रसिद्ध होने के बाद ही आरक्षण के ड्रॉ को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे और प्रभाग निहाय आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाली अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस आशय की जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान द्वारा दी गई है। पिछड़ा वर्गीय आरक्षण के संदर्भ में न्यायालयीन प्रक्रिया जारी रहने के चलते पहले प्रभाग रचना की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके बाद आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। किंतु अब चूंकि नागरिकों के पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में राज्य के पास उपलब्ध इंपीरिकल डेटा पिछड़ा वर्गीय आयोग को देने और आयोग द्वारा इस जानकारी की पड़ताल कर योग्य सिफारिशें राज्य निर्वाचन आयोग के पास करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मनपा द्वारा पेश की गई प्रारूप प्रभाग रचना को अगले सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही 31 जनवरी या 1 फरवरी को प्रभाग रचना घोषित की जाएगी। पदवी पाठ्यक्रमों यानी ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस समय एक बड़ी व महत्वपूर्ण खबर है, जिसके अनुसार पदवी पाठ्यक्रम की अवधि अब 3 वर्ष की बजाय 4 वर्ष की हो जाएगी। पाठ्यक्रम की कालावधि को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश की गई है और माशेलकर समिति की सिफारिशों के चलते सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक समिति स्थापित की गई है। इस समिति द्वारा रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार पदवी पाठ्यक्रम की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने के संदर्भ में आवश्यक नियोजन किया जाएगा और जल्द ही इस बारे में निर्णय घोषित किया जाएगा। राज्य में विगत 3 माह से राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और सरकार द्वारा वेतन वृद्धि देने के साथ ही बार बार मनाए जाने के बावजूद कई कर्मचारी हड़ताल की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में राज्य परिवहन निगम द्वारा कई कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन व निष्कासन की कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हड़ताल बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी ओर से रापनी कर्मियों को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जो कर्मचारी अब भी काम पर नहीं लौटेंगे अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि सरकार को जितना झुकना था सरकार पहले ही झुक चुकी है और इसके बाद सरकार और अधिक नहीं झुक सकती है। डिप्टी सीएम अजित पवार के मुताबिक राज्य परिवहन कर्मचारियों ने राज्य की आम जनता व विद्यार्थियों के हितों का विचार करते हुए अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए और काम पर लौट आना चाहिए। लेकिन अगर अब भी रापनी कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं तो अब उन्हें सरकार से कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य को मास्क मुक्त करने के संदर्भ में फैली खबरों को फर्जी व अफवाह बताते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मास्क को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में कोई निर्णय लेने का सवाल ही नहीं उठता। ये सब बेसिर पैर की बातें हैं, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सभी लोग मास्क की अनिवार्यता को कायम रखने के पक्ष में है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मास्क की अनिवार्यता को हटाने के बाद कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। ऐसे में राज्य सरकार मास्क के प्रयोग को लेकर अपनी सख्ती को कायम ही रखेगी। महाराष्ट्र में विगत 1 माह से कोविड वायरस तथा ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि देखी जा रही थी। वहीं अब धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक कम हो रही है, जिसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि अब राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से कम हो रही है और पहले की तुलना में 50% मरीज घट गए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी राज्य में हालात को नियंत्रित करने हेतु कड़े प्रतिबंधात्मक नियमों पर अमल जारी रहेगा। विगत 1 सप्ताह से अमरावती शहर सहित जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शनिवार की सुबह भी काफी सर्द रही, जब लोग बाग पूरा दिन गर्म कपड़े पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर दिखाई दिए। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रहा। विगत 1 सप्ताह से न्यूनतम तापमान लगभग इसी स्तर पर बना हुआ है। वहीं इस 1 सप्ताह के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ साथ तेज सर्द हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड का असर काफी बढ़ गया है और इस समय शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ठंड की यह स्थिति अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में देखी जा रही है और इस समय विदर्भ क्षेत्र के सभी शहरों व जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही अधिकांश शहर व जिले शीतलहर की चपेट में हैं। इसमें भी ग्रामीण व पर्वतीय इलाकों में ठंड का प्रमाण अपेक्षाकृत रूप से कुछ अधिक है, जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
इस समय विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा शहर सहित मेलघाट के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है। यह पूरा इलाका पर्वतीय क्षेत्र रहने की वजह से यहाँ पर ठंड का असर कुछ अधिक है। इस परिसर में ठंड की तीव्रता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रात के समय पड़ने वाली ओस की बूंदें सुबह तक कड़ाके की ठंड की वजह से बर्फ के रूप में जम जाती हैं। ऐसे में मेलघाट क्षेत्र के कई गाँवों के खुले मैदानों में मौजूद हरी घास पर सुबह के वक्त सफेद चादर फैली दिखाई देती है। इसके साथ ही मेलघाट के पर्वतीय इलाके के कई क्षेत्रों तथा व्याघ्र प्रकल्प के अति संरक्षित घने जंगलों में भी इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में सुबह की तरह ही शाम में भी ओपीडी यानी बाह्य रुग्ण विभाग को शुरू रखने का निर्णय स्वास्थ्य महकमे द्वारा लिया गया है। ऐसे में विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित चली आ रही मांग अब पूर्ण होने जा रही है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा आयुक्त डॉक्टर रामास्वामी एन द्वारा राज्य के सभी जिला शल्य चिकित्सकों व जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन अस्पताल की ओपीडी भी रोजाना सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक और शाम में 4 से 6 बजे तक दोनों समय खुली रहा करेगी, जिसके चलते बाहर गाँव से अपनी स्वास्थ्य जाँच हेतु अमरावती आने वाले नागरिकों को काफी राहत और सुविधा मिलेगी। इन दिनों स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तुअर की आवक अच्छी खासी बढ़ गई है और बड़ी संख्या में किसान अपने द्वारा उपजाई गई तुअर लेकर फसल मंडी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन दिनों तुअर की खरीदी बिक्री के व्यवहार में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अमरावती शहर शाखा द्वारा आज सुबह 10 से 2 बजे तक अंबा गेट परिसर स्थित मृगेंद्र मठ में निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसे परिसर वासियों द्वारा जबरदस्त प्रतिसाद मिला और अनेक लोगों ने इस शिविर में उपस्थित रहकर अपनी नेत्र जांच कराई। साथ ही जरूरत रहने वाले व्यक्तियों को आयोजकों द्वारा निःशुल्क तौर पर चश्मे वितरित किए गए। इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्र की पार्षद सुनीता भेले की प्रमुख उपस्थिति में पूर्व महापौर पार्षद बिलास इंगोले के हाथों किया गया। जिला सहकारी बोर्ड मर्यादित के संचालक मंडल का चयन करने हेतु आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसके तहत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में जिला सहकारी बोर्ड के संचालक मंडल के चुनाव हेतु मतदान कराया गया। ऐसे में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में आज पूरा दिन सहकार क्षेत्र के नेताओं की अच्छी खासी गहमागहमी देखी गई। आगामी 19 फरवरी को शिव जयंती के अवसर पर स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आईएएस अकादमी द्वारा मिशन आईएएस अंतर्गत ख्यातनाम समाज सेविका पद्मश्री सिंधुताई सपकाल के जीवन चरित्र पर लिखित आई ग्रंथ का समारोह पूर्वक विमोचन किया जाएगा। इस ग्रंथ में महाराष्ट्र के कई ख्यातनाम लेखकों व कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया है, जिसका प्रकाशन शिव जयंती के अवसर पर कई आईएएस अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। हाल ही में औरंगाबाद स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद संशोधन केंद्र में 71वीं महाराष्ट्र स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा संपन्न हुई, जिसमें समूचे राज्य से 370 महिला व पुरुष बॉडी बिल्डर स्पर्धकों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला गुट से अमरावती की बॉडी बिल्डर विद्या राजू धांडे ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए महाराष्ट्र श्री का बहुमान और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिटनेस क्वीन के रूप में विख्यात विद्या धांडे ने इस उपलब्धि के जरिए समूचे राज्य में अमरावती शहर व जिले का नाम रोशन किया है। औरंगाबाद जिला बॉडी बिल्डर एसोसिएशन तथा एमेच्योर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस स्पर्धा में महिला फिटनेस को लेकर अमरावती की विद्या धांडे ने बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसके चलते इस स्पर्धा में उन्हें महिला गुट से प्रथम विजेता घोषित करते हुए स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 343 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2949 हो गई। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1738 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1211 मरीजों का समावेश है। इनमें से 89 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 1671 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1189 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक कोविड संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 611 मरीज कोविड मुक्त हुए। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1387 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 24.73% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 95.59% के स्तर पर है। विगत 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 1423 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 192, यवतमाल के 288, बुल्ढाना के 507 तथा वाशिम के 93 मरीजों का समावेश है। साथ ही इस दौरान संभाग में 1848 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 429, यवतमाल के 330, बुल्ढाना के 322 तथा वाशिम के 183 व्यक्तियों का समावेश है। शिक्षकों को चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रलंबित वेतन दिए जाने की मांग को लेकर आज शिक्षकों द्वारा जिला परिषद के वित्त सभापति व गुट विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को चट्टोपाध्याय वेतन श्रेणी लागू नहीं हुई है, अतः यह श्रेणी तत्काल लागू की जानी चाहिए। राज्य मंत्री बच्चू कडू के कहने पर विगत कई वर्षों से 100 रुपये रोजाना वेतन पर काम कर रही सफाई कर्मचारी महिला को आखिर 4 माह के बाद 385 रुपये रोजाना वेतन किया गया है, जिससे प्रहार द्वारा की गई मांग को अंततः सफलता मिली है।
आसेगांव पूर्णा पुलिस थाना क्षेत्र के टाकरखेड़ा पूर्णा गांव में पत्नी स्नेहलता बोरखड़े तथा सास रुक्माबाई इंगले पर दिनेश बोरखड़े नामक आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल किया था। इस हमले में सास रुक्माबाई की मौत हो गई थी। तब से आरोपी दिनेश बोरखड़े फरार था। पश्चात पुलिस ने पुणे पुलिस की सहायता से दिनेश बोरखड़े को आज पुणे से गिरफ्तार किया है, जहाँ से दिनेश को लेकर पुलिस का एक दल अमरावती के लिए रवाना हो गया है। धारनी के निवासी सराफा व्यवसायी दुर्गेश सोनी के मध्य प्रदेश बुरहानपुर के तुकई थड़ में सराफा दुकान है। 22 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने व नकद चुरा लिए थे। घटना को अंजाम देते समय चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। फुटेज के सहारे खगनार पुलिस ने 3 दिन में मध्य प्रदेश के गौरखेड़ा निवासी दादू उर्फ रामकिशन व नवल सिंह को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले झाबुआ जिले के सराफा व्यवसायी रोहित सोनी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 13 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना व 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते समय अपराध शाखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ड्रीम पार्क परिसर निवासी आरोपी मोहित जायसवाल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मैगजीन समेत देसी पिस्टल बरामद की गई। आरोपी को हथियार समेत कोल्हापुरी गेट पुलिस के हवाले किया गया है। नागपुर महामार्ग पर अर्जुन नगर के सामने स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि प्रादेशिक संशोधन केंद्र में पेड़ अपने आप नीचे गिरने के नाम पर अवैध तरीके से पेड़ की कटाई हो रही है। यह बात पता चलते ही वन विभाग के उड़न दस्ते ने लकड़ियों से लदा ट्रक अपने कब्जे में लिया और वाहन चालक के बयान दर्ज किए। अब मनपा की अनुमति से मामले की जाँच की जाएगी। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती से उसके पूर्व प्रेमी ने सोशल मीडिया पर उसके कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए इसके बदले 2 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। साथ ही युवती के साथ अश्लील छेड़छाड़ भी की। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने हिमांशु पोटे नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने तड़ीपारी के आदेश के बावजूद शहर में घूम रहे उमेर मिर्जा जफर बेग मिर्जा को आज रायली प्लॉट परिसर से गिरफ्तार किया। उस्मानिया मस्जिद परिसर निवासी उमेर मिर्जा को 2 वर्ष के लिए अमरावती शहर से तड़ीपार किया गया था, किंतु इसके बावजूद किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना उमेर मिर्जा कानून तोड़कर अमरावती में खुलेआम घूम रहा था। एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सामग्री खरीदने के चक्कर में एक छात्रा के बैंक खाते से करीब 45,354 रुपए की रकम उड़ा लिए जाने की घटना अंजनगांव सुरजी में उजागर हुई है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पलाश लाइन रिमांड होम के पास रहने वाले 33 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। इस युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल अज्ञात है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के साबनपुरा गेट कुत्थे वर्कशॉप के पास तथा नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के पठान चौक सूफी ऑटो मेकर्स के सामने रास्ते के किनारे खड़े किए गए ट्रक से बैटरी चुरा लेने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस द्वारा दोनों मामलों की जांच की जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के कुम्हारवाड़ा रोड पर सुदर्शन नगर निवासी रिकॉर्डधारी आरोपी मुकेश सुभाष मारवे हाथ में चाकू लहराकर लोगों में दहशत फैला रहा था। यह जानकारी मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी के पास से चाकू बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने अशोकनगर परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से धारदार हथियारों की खेप बरामद कर अकोटफैल परिसर निवासी प्रशांत दलवी को गिरफ्तार किया है। अपने ही पिता को पिस्तौल के साथ तस्वीर भेजकर धमकाने वाली एक युवती को पुलिस ने एक लॉज पर मारे गए छापे के दौरान देह व्यापार करते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह युवती शेगांव में स्थित एक लॉज में गिरफ्तार हुई है और यह युवती यवतमाल जिले के आर्नी तहसील की रहने वाली बताई जाती है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।